यही वो समय था जब सीताराम केसरी के लिए कहा जाता था, क्योंकि कोई इसका रिकॉर्ड नहीं होता था, कैश मनी होती थी तो कहते थे ना खाता ना बही, जो सीताराम कहें वही सही। और मुझे याद है एक बार सीताराम केसरी बता रहे थे कि यहीं प्रयागराज में आए थे और वो बता रहे थे कि उनको ये तक आइडिया हो गया था अपने हाथों से कि कैसे इतना पैसा होगा तो 1 लाख रुपया होगा। तो कहते थे कि इतना समय नहीं रहता था कि उन्हें गिन गिन के दिया जाए, तो मुझे अपने हाथ से अंदाज़ा हो गया था और ऐसे निकाल के मैं दे देता था। कभी वो 95,000 हो जाता था, कभी 1,05,000 हो जाता था, लेकिन मोटा मोटा 1 लाख रुपया ही होता था। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या हैं? देखें, किसी ज़माने में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अब आप जानते हैं राजनीति पैसे से होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा चाहिए। कोई भी दुनिया में कोई भी पार्टी बिना पैसे के नहीं चल पाती, और पूरी दुनिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बिज़नेस हाउसेस से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, उद्योगपतियों से पैसे लेती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप उद्योगपतियों से, बिज़नेस हाउसेस से पैसे ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप पलट के भी उनके लिए कर रहे होंगे। ये बात किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बहुत कायदे की नहीं कही जा सकती, पर यह हकीकत है कि सारी सरकारें बिज़नेस हाउसेस से पैसा लेती हैं और कहीं ना कहीं पॉलिसी बनाने में, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में, ठेके बांटने में, कॉन्ट्रैक्ट्स देने में इन बिज़नेस हाउसेस को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचता है। बहरहाल, अब तक एक ज़माने तक ये सारा पैसा काला पैसा होता था। ये सारे बिज़नेस हाउसेस कैश में डोनेट करते थे और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पैसे को कैश में ले लेते थे। एक ज़माने में बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिसेज़ में सूटकेसेस में वो बोरों में भर के रुपया रखा जाता था, और क्योंकि आपको डोनेशन ही कैश में आ रहा है, और जाहिर सी बात है आप डोनेशन आप जब उसको खर्च करते थे तो वो भी कैश में करते थे। और कैश की जो इकॉनमी होती है, जो 2 नंबर की इकॉनमी होती है, जो ब्लैक इकॉनमी होती है, ये किसी भी मुल्क की मईशत को, किसी भी मुल्क की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो ऐसे में सारी सरकारों का एक पॉइंट रहता है कि साहब किसी भी तरह कैश ट्रांजैक्शन को रोका जाए। मुझे याद है एक ज़माने में जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, तो सारे डोनेशंस उन्हीं के पास आते थे और उन्हीं वही निकाल के जब चुनाव के दौरान विधायकों को या सांसदी के उम्मीदवारों को वही पैसे देते थे। हाँ, ये बात सच है कि एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी जो उसके कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते थे उनको पैसा देती थी। अब तो आप देखने उल्टा हो गया। अब तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी उम्मीदवार को टिकट देने के पैसे ले लेती हैं, पर एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को फंड करती थी, उन्हें पैसे देती थी। और यही वो समय था जब सीताराम केसरी के लिए कहा जाता था, क्योंकि कोई इसका रिकॉर्ड नहीं होता था, कैश मनी होती थी तो कहते थे ना खाता ना बही, जो सीताराम कहें वही सही। और मुझे याद है एक बार सीताराम केसरी बता रहे थे कि यहीं प्रयागराज में आए थे और वो बता रहे थे कि उनको ये तक आइडिया हो गया था अपने हाथों से कि कैसे इतना पैसा होगा तो 1 लाख रुपया होगा। तो कहते थे कि इतना समय नहीं रहता था कि उन्हें गिन गिन के दिया जाए, तो मुझे अपने हाथ से अंदाज़ा हो गया था और ऐसे निकाल के मैं दे देता था। कभी वो 95,000 हो जाता था, कभी 1,05,000 हो जाता था, लेकिन मोटा मोटा 1 लाख रुपया ही होता था। तो ये एक तरीका था कि कैश आता था, कैश जाता था, और ये पूरा एक ब्लैक मनी से चुनाव की फंडिंग होती थी। पहले इसमें थोड़ी सी रोक लगाई, कुछ चेंजेस लाए राजीव गांधी 80 के दशक के बाद में, जब वो प्रधानमंत्री बने, और फाइनली अरुण जेटली जब वित्त मंत्री बने, तब उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स की शुरुआत किया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स में ये आप स्टेट बैंक जाते हैं, स्टेट बैंक में आप वाइट मनी दे के अपने अकाउंट से पेमेंट करके आप स्टेट बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं। फिर वो कितने के भी हो सकते हैं, 20,000 के भी हो सकते हैं, 20 करोड़ के भी हो सकते हैं। तो आपने वहाँ से ख़रीदे बॉन्ड्स पे कुछ नहीं लिखा होता है, उस पर नहीं लिखा रहता है किसने ख़रीदा। आपने जब ख़रीदा तो पूरा वाइट मनी दिया। स्टेट बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड है कि किसने कब कितने पैसे का बॉन्ड ख़रीदा। बाद में इन बॉन्ड्स पे चूँकि कुछ नहीं लिखा होता है, इनको आप अपने हिसाब से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को बांट देते हैं, जिसको भी आपको देना होता है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड ख़रीदा, उससे 50 लाख भाजपा को दे दिया, 25 लाख कांग्रेस को दे दिया, 25 लाख टीएमसी को दे दिया, ऐसे आपने बांट दिया। और चूँकि इस बॉन्ड पे कुछ लिखा नहीं होता है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन स्टेट बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि कब किसने कितने बॉन्ड खरीदे। फिर जिस पार्टीज़ को ये बॉन्ड मिलते हैं वो वापस स्टेट बैंक आते हैं और इनको कैश करा लेते हैं चेक के जैसे, और उनको पैसे मिल जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले
दिनों इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो पूरा सामने आना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज था कि साहब पता नहीं चलेगा किसने कितने पैसे के बॉन्ड खरीदे या किस ज़रिए से किस पार्टी को कितने पैसे मिले। हालांकि पार्टीज़ को चूँकि अब पूरा चंदा वाइट में आ रहा है, तो वो पार्टीज़ अपनी वेबसाइट पे दिखाती हैं, पूरा बताती हैं कि साहब हमको इतना पैसा वाइट में मिला, लेकिन ये पैसा उनको किसने दिया इसका कुछ पता नहीं चलता, या किस आदमी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे इसका कुछ पता नहीं चलता। तो अब जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इसको खारिज कर देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब स्टेट बैंक पूरा बताए कि कब किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दे और इलेक्शन कमीशन इस पूरी इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट पर डाले। तो स्टेट बैंक इसके लिए 6 मार्च तक का समय था। फिर सुप्रीम कोर्ट आती है स्टेट बैंक और वो कहती है साहब इतनी जल्दी ये काम नहीं हो पाएगा, हमको अलग अलग चीज़ें मिलानी हैं और देखना है कोई गलती ना हो जाए। तो उन्होंने इसके लिए 30 जून तक का समय मांगा। जाहिर है सरकार स्टेट बैंक के ज़रिए इस चीज़ को डिले करना चाह रही थी कि कम से कम चुनाव हो जाएं और चुनाव में सरकार को कुछ ऐसे सवालों का जवाब ना देना पड़े जो वो नहीं देना चाहती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल नहीं माना। आज उन्होंने स्टेट बैंक की अर्जी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कल तक आप पूरा डिटेल इलेक्शन कमीशन को दीजिए, और इलेक्शन कमीशन से कहा कि अगले 3-4 दिनों में 16 तारीख तक आप इसको अपनी साइट पर डाल दीजिए। तो साहब कल तक इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच जाएगा डिटेल, और 16 तारीख को हम सब के पास पहुंच जाएगा जब वो इलेक्शन कमीशन अपनी साइट पर इसको अपलोड करेगा। तो क्या सामने आएगा, किस बात से डर रहे हैं लोग? तो एक बार ये चीज़ सामने आती है कि किस उद्योगपति ने या किस बिजनेस हाउस ने किसको कितने पैसे दिए, तो फिर ढेर सारे सवाल उठेंगे। सबसे ज़्यादा जवाब इसमें भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेरे पास जो हिसाब है उसके हिसाब से 11,450 करोड़ रुपया भाजपा को डोनेशन आया है। उसके बाद नंबर 2 पे कांग्रेस पार्टी है 1,123 करोड़, यानी एक तरफ 1,000 करोड़ और दूसरी तरफ 11,000 करोड़। और कांग्रेस के ऑन पार करीब करीब उतना ही पैसा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को मिला है। जाहिर है सबसे ज़्यादा जवाब इसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये पता चलता है कि अडानी ने अगर अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बिज़नेस हाउसेस होते हैं ये बहुत शातिर, बहुत चालाक होते हैं। ये किसी एक पार्टी तक अपना पैसा नहीं देते हैं। आप मान के चलें कि अगर अडानी ने 10 रुपया भाजपा को दिया होगा तो 2 रुपया कांग्रेस को भी दिया होगा, 1 रुपया कांग्रेस को भी दिया होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को अडानी से 10 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा तो कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि आप अडानी को इतने दिन तक चोर कह रहे थे, उन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, आप उनसे पैसे भी ले रहे थे। और ये देखना तो बहुत ही दिलचस्प होगा कि साहब भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा पैसा जो है कांग्रेस को आया, और कांग्रेस के बाद तकरीबन उनके बराबर ममता बनर्जी को मिला। वेस्ट बंगाल में हम जानते हैं बिज़नेस हाउसेस ख़त्म हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कब और कितना पैसा और कौन ममता बनर्जी को दे रहा था। शायद कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो मान के चल रहे थे कि ममता बनर्जी अगली प्रधानमंत्री बन सकती, उनको पैसे मिल रहे थे। आपने देखा कि 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा डीएमके को आया। बीजू जनता दल उड़ीसा जैसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस है ही नहीं, जो एक गरीब राज्य में आता है, आप जानते हैं कि वहाँ जो उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं, ये इस समय भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स बन गए हैं। बहुत ईमानदार छवि है, लेकिन आप देखें कि करीब 700-800 करोड़ रुपया उनको भी आया है डोनेशन। आम आदमी पार्टी को भी करीब 100 करोड़ डोनेशन आया है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल को कौन फंड कर रहा था। यहाँ तक कि नीतीश कुमार तक को भी 24-25 करोड़ रुपए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा जवाब आपको देने होंगे, क्योंकि आप अगर पैसा ले रहे हैं तो आप पलट के कुछ देने की पोजीशन में हैं। लेकिन अगर आपने देखा हो तो अडानी, जिस पे सबसे ज़्यादा आरोप राहुल गांधी लगाते हैं, वो अडानी तेलंगाना में आपके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ खड़े नज़र आते हैं, राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ खड़े नज़र आते हैं, छत्तीसगढ़ में आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ खड़े नज़र आते हैं। तो आपको नज़र आएगा कि अडानी और अडानी का बिजनेस एम्पायर, यहाँ तक कि वो वामपंथियों के साथ केरल में खड़े नज़र आते हैं। तो आपको नज़र आएगा कि ये जितने बिजनेस हाउसेस हैं, इनका जो पैसा है और इनका जो बिजनेस एम्पायर है और इनका जो प्रभाव है
और जो इनकी पकड़ है वो किसी एक पार्टी तक नहीं है। अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो राज्यों में विपक्ष के तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी आपको इनका रोल नज़र आएगा। अब मान के चलें कि 16 तारीख को कुछ बहुत ज़बरदस्त और बहुत दिलचस्प खुलासे होने वाले।